नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएसएम में स्वागत है। आज तारीख है 3 दिसंबर 2025 और आज का डिटेल न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो होगा। आज के वीडियो में हम लोग क्या सब पढ़ने वाले हैं, तो बहुत सारे लंबे लंबे टॉपिक होंगे। लक्षद्वीप के बारे में पढ़ेंगे, संचार सारथी के बारे में पढ़ेंगे, जिसके बारे में मैंने कल भविष्यवाणी की थी कि आएंगे लोग इंडिया गेट पर प्रदर्शन करने के लिए। तो वही सेम चीज़ हुआ, सरकार को वापस लेना पड़ा अपना जो डिसीजन लिया था उसने, क्योंकि अपोजिशन और सभी जगहों से आवाज़ उठी कि भाई आप सर्विलांस स्थापित करना चाहते हैं। क्यों ऐसा उठा? क्योंकि मेरे भी फ़ोन में ऐप है, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा सकता था कि संचार साथी जब आप इंस्टॉल करते हैं ना, तो आपसे बहुत प्रकार के परमिशन लेता है जो उसको वाकई ज़रूरत नहीं है। वो आपके फ़ोन से फ़ोन मैसेज और कैमरा और लोकेशन हर चीज़ की जानकारी वो आपसे मांगता है। तो इसके कारण से लोग कंसर्न हुए। उसके साथ साथ बड़ी बड़ी कंपनियों ने, जैसे कि एप्पल, गूगल इत्यादि ने भी बोला कि ये कहीं ना कहीं हनन होगा, लोगों की प्राइवेसी का हनन होगा। गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद सरकार के जो मंत्री हैं, महाराजा बोल रहा हूँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं, उन्होंने बोला कि इसको इंस्टॉल करना नेसेसरी नहीं होगा, अनिवार्य नहीं होगा। यूज़र चाहे तो इसको अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। जबकि कल के न्यूज़पेपर का क्या हेडलाइन था कि इनबिल्ट फैसिलिटी लाना ही होगा सभी मोबाइल कंपनियों को, और वो इंस्टॉल भी अनइंस्टॉल भी नहीं कर सकते हैं। इस कंसर्न को भी देखेंगे। और भी कई सारे टॉपिक हैं। पुतिन जो हैं वो कल भारत की यात्रा पर आएंगे। कल परसों 2 दिनों की इनकी बहुत महत्वपूर्ण भारत की यात्रा है। इस दौरान S-400 की डील हो सकती है, S-400 की डील हो सकती है, और सुखोई 57 जो दो बहुत ही उन्नत जहाज़ माना जाता है, 5वीं पीढ़ी की जहाज़ माना जाता है, उसका भी डील किया जा सकता है। तो इसके साथ भारत एक और मैसेज भी दे रहा है, बहुत ही क्लियर। क्या मैसेज दे रहा है यूरोप को और अमेरिका को? कि आपकी जो नीति है कि कोई भी देश यूरोप के साथ होगा या यूरोप के विरोध में होगा, भारत उसको नहीं मानता है। हमारी विदेश नीति है और हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं रूस के साथ, हम उसको आगे बढ़ाएंगे। हमें नहीं परवाह कि रूस के साथ यूरोप का कैसा संबंध है और अमेरिका का कैसा संबंध है। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। एक बहुत बड़ा विवाद भी खड़ा हुआ है। फ्रांस, जर्मनी और एक और देश है जिसके राजनयिक ने मिलकर के टाइम्स ऑफ इंडिया में एक बहुत बड़ा निबंध लिखा है, उन्होंने लेख लिखा है, जिसमें उन्होंने बताया है कि भाई किस प्रकार से रूस जो है वो दुनिया में युद्ध को फैला रहा है और रूस जो है कहीं न कहीं अशांति को फैला रहा है। ऐसे समय में जब पुतिन भारत आ रहे हैं, भारत एक बहुत ही बड़े न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल छपना ही अपने आप ही चैलेंज है, जिसको भारत सरकार ज़रूर ही निपटेगी। शुरू करते हैं आज के पहले टॉपिक से। देखिए क्या है पहला टॉपिक आज। एक चीज़ और है कि 71, 72 के लिए, जिन्हें डेली एक अभ्यास के तहत में कि मुझे डेली 1 घंटा लिखना ही है, मुझे डेली टारगेट के हिसाब से पढ़ना ही है, तो वो जुड़ सकते हैं आंसर राइटिंग गाइडेंस प्रोग्राम में। परसों से ही मैंने शुरू किया, बहुत ही बेहतर है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जुड़े हैं। अगर आपको भी वाकई शुरू करना हो तो आप जुड़ सकते हैं। आप किसी कोचिंग में पढ़ रहे हो या सेल्फ स्टडी कर रहे हो, वो मायने नहीं रखता है। जॉब कर रहे हो वो भी मायने नहीं रखता है। आप जुड़ेंगे, आपको बेनिफिट ज़रूर ही होगा। ये आप मुझे 1 मंथ बाद खुद ही बताएंगे। पहला टॉपिक देखिए क्या है कि मिलिट्री प्रेजेंस इन लक्षद्वीप सेट टू इंक्रीज विथ नेवी, एयरफोर्स इत्यादि इत्यादि। इसमें कहा गया है कि भारत सरकार जो अपना सैन्य मौजूदगी है लक्षद्वीप में, उसको बढ़ा रही है। क्या कारण हो सकता है उसको भी देखेंगे। दरअसल में भारत का जो पोजीशन है हिंद महासागर में, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिक रूप से इम्पॉर्टेंट हमारा पोजीशन है, जिसके कारण से हमें इस एरिया में अपनी प्रेजेंस को मजबूत करने की आवश्यकता महसूस होती है। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे देश के दोनों भाग में, बे ऑफ बंगाल में भी और अरब सागर में भी, दोनों जगह पर हमारे पास द्वीप मौजूद हैं, जिस द्वीप पर हम सैन्य उपस्थिति अपनी रखते हैं। लेकिन लक्षद्वीप के एरिया में अब सैन्य उपस्थिति को और भी ज़्यादा मजबूत किया जा रहा है। इसके महत्व को भी हम लोग देखेंगे। देखिए क्या है यहाँ पर डिटेल में इस न्यूज़ के बारे में क्या है। नौसेना का विस्तार, नौसेना का नया दस्ता, बित्रा द्वीप पर एक नया नौसैनिक दस्ता स्थापित किया जा रहा है और जो जल्द ही पूरी तरह से कार्यरत हो जाएगा। दस्ता लगभग में तैयार है और इस एरिया में जो समुद्री डकैती की खतरा रहते हैं, या फिर उसके अलावा व्यापार में जो बाधाएं उत्पन्न होती हैं, या आपदा राहत के लिए उपयोग किया जा सकता है, या हमारे देश की सुरक्षा के लिए या कोस्ट की सुरक्षा के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है।
इसके साथ साथ इस एरिया में जो चीन की गतिविधि है या फिर पाकिस्तान और चीन की संयुक्त जो गतिविधि है उस पर भी नियंत्रण लगाया जा सकता है और साथ में निगरानी भी की जा सकेगी। इसके कारण से लक्षद्वीप हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और वहाँ पर भारत सरकार की उपस्थिति भी है। वायुसेना का भी विस्तार आगरती द्वीप नाम है उसका। मिनिकॉय पर भी सुविधाएं जो हैं वो एयरफोर्स डेवलप कर रही है। वायुसेना आगरती द्वीप पर भी अपनी मौजूदगी सुविधाओं का विस्तार कर रही है। मिनिकॉय पर भी नया वायु अड्डा बनाया जा रहा है। अर्थात पूरे लक्षद्वीप के एरिया में न केवल नेवी बल्कि एयरफोर्स जो है वो भी अपनी मौजूदगी को मजबूत कर रही, जहां पर नए नए द्वीपों पर सैन्य अड्डा का निर्माण किया जा रहा है। ये नहीं पूछेगा आपसे प्रीलिम एग्जाम में। प्रीलिम एग्जाम में आपसे लक्षद्वीप के बारे में बेसिक जानकारी पूछ सकता है। मेंस एग्जामिनेशन में आपसे ये पूछेगा कि भारत के जो द्वीप हैं उसका हमारे लिए क्या महत्व है, या फिर भारत के द्वीपों का भारत के लिए सामरिक महत्व क्या है, या फिर भारत का द्वीपों के लिए भारत के लिए आर्थिक महत्व क्या है। क्योंकि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट एक चल रहा है जो बहुत विवादित है, लेकिन नीति आयोग की बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, ये बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी, जिसमें हम ग्रेट निकोबार आइलैंड को सिंगापुर के तर्ज पर एक बहुत डेवलप्ड सिटी के तौर पर डेवलप करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से सवाल आपसे आर्थिक परिप्रेक्ष्य में, रणनीतिक परिप्रेक्ष्य में पूछा जा सकता है कि हमारे द्वीप हमारे लिए किस प्रकार से महत्व रखते हैं। जब द्वीपों का महत्व पूछे तो अब थोड़ा सा हम लोग डिटेल में आएंगे, क्योंकि अपना चैनल ही उसी लिए बना हुआ है, डिटेल पढ़ने के लिए। कल मैंने GS2 का वीडियो अपलोड किया था DPSP का। जिन्हें कुछ नहीं आता हो DPSP में वो देखिएगा। वीडियो ख़त्म होने के बाद आप किसी को पढ़ा सकते हैं आसानी से, इतना तो मैं आपको कैपेबल बना ही दूंगा। चलिए देखिए द्वीपों के महत्व के बारे में। जब केवल द्वीपों के महत्व पूछे, राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक, सांस्कृतिक महत्व, कल्चरल दृष्टिकोण से अलग अलग जनजाति लोग निवास करते हैं जिनके बहुत ही यूनिक कल्चर है, पर्यावरणीय दृष्टिकोण से, है ना, आपदा राहत में भी यह मदद करता है। उसके अलावा आर्थिक तो मैंने बता ही दिया। तो ये क्या है जब द्वीपों का महत्व पूछे तो। अब इसी की जगह पर आपसे पूछेगा आर्थिक महत्व क्या है, तो इसमें से कल्चर वाला पॉइंट हटा देंगे हम लोग, स्ट्रैटेजिक वाला पॉइंट हटा देंगे। अब यहीं पर आपसे पूछ सकता है कि भाई हमारे जो द्वीप हैं उनका रणनीतिक महत्व क्या है, तो उसमें से इकोनॉमिक वाला पॉइंट हटा देंगे हम लोग और उसके बाद से उसको लिखेंगे। तो इस प्रकार से लिखना होता है। एक ही टॉपिक से 5 प्रकार के सवाल बनाए जा सकते हैं। रणनीतिक महत्व क्या है? चीन की रुचि और समुद्री खतरे कई सारे हैं, जैसे कि समुद्री डकैती का डर है। उसके अलावा चीन की इस एरिया में बढ़ती मौजूदगी का डर है। इसके कारण से यहाँ पर रणनीतिक रूप से हमारे लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। बाकी बयान है जो हमारे काम का नहीं है। अब इसका ज़रा हम लोग देखेंगे लक्षद्वीप का भारत के लिए रणनीतिक महत्व क्या है, इसको ज़रा हम लोग डिटेल में समझने का प्रयास। इस प्रकार का सवाल जब भी पूछा जाता है कि भारत के लिए रणनीतिक महत्व क्या है, तो इंट्रो कैसे लिखा जाता है। इंट्रो हमेशा उस द्वीप के बारे में या उस जगह के बारे में बेसिक जानकारी जो है वो इंट्रो में समेट करके रख दीजिए। उसके बाद उसका जो मुख्य हिस्सा है केवल उसी को लिखिए, है ना। सबसे सही तरीका यही होता है। तो लक्षद्वीप जो है ये अरब सागर में केरल तट से 220 से 200 से 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक हित व भू राजनीतिक स्थिरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। 39 द्वीप और चट्टानों से मिलकर के बना है और लक्षद्वीप जो है यह कोरल द्वीप है, कोरल रीफ से बना हुआ है। कोरल रीफ से बना हुआ यह द्वीप है जिसका क्षेत्रफल कुछ है और 4 लाख वर्ग किलोमीटर का आर्थिक क्षेत्र भी हमें प्रदान करता है ये द्वीप। हाल के वर्षों विशेष रूप से 2025 में चीन की बढ़ती समुद्री महत्वाकांक्षा, समुद्री डकैती, नारकोटिक्स, नशीले पदार्थों की तस्करी, क्षेत्रीय अस्थिरता के कारण लक्षद्वीप का रणनीतिक मूल्य और भी ज़्यादा बढ़ गया है। और इंडियन ओशियन रीजन में जिस प्रकार से भारत को रणनीतिक महत्व मिला हुआ है उसके लोकेशन के कारण से अब हमें उस पोटेंशियल को और भी ज़्यादा उपयोग करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास पोटेंशियल तो है, हमारे पास लक्षद्वीप है, हमारे पास अपना मेनलैंड इंडिया का भी बहुत बड़ा विस्तारित भाग है समुद्र में। उसके अलावा हमारे पास अरब सागर के अलावा बंगाल की खाड़ी में भी हमारे पास द्वीप मौजूद हैं, अंडमान और निकोबार। तो जिसका अब हम उपयोग कब करेंगे भाई, स्ट्रैटेजिक रूप से अपना महत्व को बढ़ाने के लिए। भौगोलिक स्थिति और समुद्री मार्गों का महत्व है। अगर हम लक्षद्वीप में एक बड़ा सा जहाज़ों का हॉल्ट स्टेशन बना दें
तो कितना बेनिफिट होगा भाई। पोर्ट ऑफ कॉल के रूप में हम लोग उसको डेवलप कर सकते हैं। पोर्ट ऑफ कॉल किसको कहा जाता है? एक ऐसा पोर्ट जहाँ पर जहाज़ रुकते हैं, अपना सामग्री भरते हैं, पीने का पानी, भोजन, फ्यूल इत्यादि, फिर वो आगे यात्रा करते हैं। रणनीतिक चौकी बनती है, यह अरब सागर के मध्य में स्थित है, मालदीव के निकट। 9 डिग्री चैनल दक्षिण छोर पर फैला हुआ है। यह चैनल फारस की खाड़ी से पूर्वी एशिया तक जाने वाले जहाज़ों के लिए सीधा और सबसे व्यस्त मार्गों में से एक है। हम अब इसका रणनीतिक रूप से उपयोग भी कर सकते हैं। व्यापार का लगभग 80% हिस्सा समुद्री मार्ग से होता है हमारा। लक्षद्वीप इन मार्गों में निगरानी के लिए आदर्श स्थान हमें प्रदान करता है। 2025 में रेड सी में हूती हमले, अरब सागर में जो समुद्री डकैती बढ़े हैं, उससे निपटने के लिए ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा एक लोकेशन हो सकता है जहां पर हम हमेशा तत्पर और तैनात रह सकते हैं। सैन्य महत्व क्या है इसका? लक्षद्वीप भारत के सैन्य रणनीति का प्रमुख स्तंभ है, जो भारत के बहुत ही ज़्यादा स्ट्रैटेजिक रूप से महत्वपूर्ण लोकेशन पर है। यहाँ पर पाकिस्तान स्थित है, यहाँ श्रीलंका है, यहाँ पर मालदीव है। इन सभी देशों के बीच में यह लक्षद्वीप का बहुत बड़ा एरिया हमारे पास में है, जहाँ पर अगर हमारी मौजूदगी हो तो इस पूरे एरिया को डोमिनेट हम लोग कर सकते हैं। पश्चिमी समुद्री सीमा की रक्षा IORA में शक्ति प्रक्षेपण पावर प्रोजेक्शन को सक्षम बनाता है। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन में यहाँ की द्वीपीय श्रृंखला एंटी एक्सेस एरिया डिनाइल रणनीति के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें एयर सर्विलांस सिस्टम, एंटी शिप मिसाइल, रडार इत्यादि हम सैन्य इक्विपमेंट वहाँ पर तैनात कर सकते हैं। हाल के विकास कई सारे हुए हैं, जैसे नौसेना में भी बोला है और वायुसेना ने बोला है कि हम अपना विस्तार करने जा रहे हैं इन क्षेत्रों में, तो ये आपको पता होना चाहिए। आर्थिक महत्व क्या है? लक्षद्वीप केवल सैन्य नहीं, आर्थिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। इसके EEZ स्पेशल जो इकोनॉमिक जोन हमें प्रदान करता है, मछली संसाधन इत्यादि खनिज संसाधन और समुद्री संसाधन से संपन्न इलाके हैं ये, है ना, जिससे हमारे कृषि और जलीय कृषि जिसको कहा जाता है ब्लू इकोनॉमी, और उसके साथ में ऊर्जा के क्षेत्र के लिए भी हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ये द्वीपों के चारों ओर लैगून और पर्यटन, नवीकरणीय ऊर्जा जैसे वेव एनर्जी, समुद्री वेव जो होता है उससे एनर्जी, विंड एनर्जी इत्यादि का हम लोग उत्पादन कर सकते हैं। और साथ में पर्यटन तो है ही, ये आपको पता ही होगा। मालदीव और भारत के बीच में विवाद जब हुआ था तो मोदी जी गए थे लक्षद्वीप, उसके बाद से लक्षद्वीप का पर्यटन बूम हुआ था। भू राजनीतिक महत्व भी है। लक्षद्वीप भारत को चीन के स्ट्रिंग ऑफ पल्स रणनीति, जैसे कि हबन-टोटा बंदरगाह, यहाँ पर हबन-टोटा है, यहाँ पर ग्वादर है, ऐसे हमें चीन घेरने की कोशिश कर रहा है, तो इसको हम लोग भेद सकते हैं, क्योंकि लक्षद्वीप यहाँ पर है, अंडमान सागर यहाँ पर है। तो इस प्रकार से हम इन क्षेत्रों अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा करके चीन की जो पल्स की रणनीति है, स्ट्रिंग ऑफ पल्स की, इसको हम लोग तोड़ सकते हैं। चीन की पनडुब्बी निगरानी जहाज़ों की बढ़ती उपस्थिति के खिलाफ लक्षद्वीप एक फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस के रूप में हमारे लिए काम कर सकता है। तो ये क्या हो गया? इसका भू राजनीतिक महत्व हो गया। इस महत्व को याद रखिएगा। कई सारे ऐसे पॉइंट हैं जिसको आप आसानी से लिख भी सकते हैं। एक क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा कि भारत के लिए भारत के जो द्वीप हैं वो रणनीतिक रूप से बढ़त प्रदान करते हैं, स्पष्ट करें। भारत के द्वीप भारत को रणनीतिक बढ़त प्रदान करते हैं, स्पष्ट करें। इसको ज़रा लिखिएगा। लिखने का प्रयास करेंगे तो आसानी से लिख ले जाएंगे। कुछ भी नहीं है इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं लिख पाएंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण सा है। क्या है ये? वाई द SIR नीड टू बी कम्प्लीटली डिजिटाइज, मतलब कि SIR को क्यों नहीं हम डिजिटाइज कर रहे हैं, हमें करना चाहिए था और इसकी ज़रूरत भी महसूस हो रही है कि SIR प्रोसेस डिजिटलाइज क्यों नहीं किया गया। इसमें द हिंदू में यह डिटेल में आया हुआ है। क्या ये सवाल आपसे नहीं पूछ सकता है क्या? सवाल किस प्रकार से पूछ सकता है कि SIR क्या है, SIR क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है, इसके पक्ष में क्या हो सकते हैं पॉइंट्स, इसके विपक्ष में क्या पॉइंट हो सकते हैं। आपसे पूछेगा कि SIR को डिजिटल क्यों नहीं किया गया, डिजिटल क्यों नहीं किया गया, या डिजिटल क्यों नहीं करना चाहिए था, या डिजिटल करना क्यों चाहिए। इस प्रकार से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। 70 का इंटरव्यू देने जाएंगे, वहाँ पर इंटरव्यू में आपसे पूछेगा कि SIR क्या है, पूछेगा ही पूछेगा, बहुत चर्चा में है, डेली ही चर्चा में रहता है। SIR में आप क्या सुधार करते, अगर आप ऑफिसर होते तो SIR प्रोसेस में आप क्या सुधार करते, आपसे सवाल कैसे नहीं पूछेगा वो, क्योंकि इंटरव्यू लेने जो लोग आते हैं ना बंधुओं,
वो ये मोटी मोटी एम लक्ष्मीकांत की जो किताबें हैं ना, वो ये पढ़ कर के नहीं आते। ये वाली किताब पढ़ रहे होंगे आप लोग इंटरव्यू की तैयारी के लिए, ये सब पढ़ के नहीं आते हैं। वो आते हैं न्यूज़पेपर पढ़ के, और न्यूज़पेपर पढ़ कर के आके वहीं से सवाल पूछेंगे आपसे। तो इसलिए करंट अफेयर पर जितना ज़्यादा आपकी पकड़ होगी, और अपने ग्रेजुएशन पर, ऑप्शनल पर, अपने इंट्रो पर आपका इंटरव्यू उतना ही अच्छा जाएगा। बाकी आप अच्छे से पढ़िएगा ये सब टॉपिक को, क्योंकि ये सब हॉट इशूज़ हैं। देखिए ज़रा क्या है, इस आवश्यकता पर हम लोग ज़रा डिटेल में समझेंगे कि क्यों एसआईआर प्रोसेस को डिजिटलाइज करना चाहिए था। 2-4 पॉइंट्स हैं। उसके अलावा एसआईआर क्या होता है वो भी मैं आज आपको फिर से पढ़ाऊँगा। वर्तमान एसआईआर प्रक्रिया की कमियाँ, पुरानी विधियों पर निर्भरता। दरअसल में एसआईआर हम 2025 में कर रहे हैं, लेकिन कर ऐसे रहे हैं जैसे 2004 में एसआईआर किया गया था। वोटर लिस्ट का रिवीजन जैसे 2004 में किया गया था, उसी प्रकार से एसआईआर 2025 में हो रहे थे। क्या इस 20 वर्ष में हमारा देश नहीं बदला है क्या? जब हम ये कह रहे हैं कि 2026 में जो जनगणना का कार्यक्रम होगा वो फुली डिजिटल, तो 2025 में एसआईआर की प्रक्रिया मैनुअल प्रक्रिया क्यों है? क्या इसके पीछे कोई कारण है? क्या इसका कुछ समाधान हो सकता है क्या? चुनाव आयोग की विशेष गहन संशोधन प्रक्रिया पुराने कागजी तरीकों पर आधारित है, 2002 से 4 से चली आ रही है। इस मतदाता सूचियों में त्रुटियां, अस्पष्टताएं, अधूरी प्रविष्टियां होती हैं, जैसे घर नंबर की कमी, जो बोलते हैं चुनाव आयोग वाले कि 00 डाल देते हैं। वर्तनी की गलतियां, केवल बंगाल में है उदाहरण। व्याख्या, ये त्रुटियां मतदान समावेशन को प्रभावित करती हैं, आगामी चुनावों की अखंडता पर प्रश्न उठाती हैं। एक ही घर में 50 लोग कैसे रह रहे थे? जो लीडर ऑफ अपोजिशन ने सवाल उठाया वो जायज़ सवाल था भाई। तो इस प्रकार की त्रुटियां तभी जन्म लेती है जब आप मतदाता सूची सही से तैयार नहीं करते हैं। लेकिन गांव घर में हाउस नंबर होता कहाँ है? होता ही नहीं है गांव घर में हाउस नंबर। तो है कि आपके गांव में कोई हाउस नंबर नहीं होता है ना? कागजी प्रक्रिया से डेटा असंगतता रहता है, विश्वसनीयता मतदाता सूची तैयार करने में इससे बाधा बनती है। पहला कारण तो यही है जिसके कारण से डिजिटलीकरण से साफ सुथरा और अद्यतन डेटा प्राप्त हो सकता है, जिसमें त्रुटियां कम होंगी, और अगर त्रुटियां होंगी तो उसको एक क्लिक में सुधारा जा सकेगा। उसको ऐसा नहीं है भाई कि उसको सुधारने में दिक्कत आएगी ज़्यादा। प्रक्रिया की जटिलताएं और संसाधनों का अपव्यय, बीएलओ की भूमिका, बूथ लेवल अधिकारी, ये बहुत चर्चा में है, बहुत परेशान है इनके ऊपर में। एलआईसी एजेंट के जैसे कि तुम्हें इस महीने में इतना कमीशन का काम करना ही है, इतना सिम बेचना ही है, इसी प्रकार के इनके साथ हो रहा है बीएलओ के साथ में। मतदाताओं को नामांकन फॉर्म भरने में मदद करते हैं, लेकिन यह पूरी तरह से कागजी है। 1 करोड़ बीएलओ हैं, लेकिन मोबाइल आधारित डेटाबेस का उपयोग अपर्याप्त है। जन्म, विवाह, परिवार संबंधों का सत्यापन मैनुअल रूप से किया जा रहा है, कोई डिजिटल डेटाबेस है ही नहीं हमारे पास जिससे हम मैच करें। यह प्रक्रिया श्रम साध्य है, बहुत ज़्यादा श्रम का उपयोग है, संसाधनों का दुरुपयोग करती है। डिजिटल फॉर्म, मोबाइल ऐप्स या ब्लॉग से बीएलओ ऑनलाइन सबमिशन कर सकेंगे, और डिजिटल प्रक्रिया थोड़ा सा श्रम को कम करेगा, आसान रहेगा, सही से आसानी से ट्रैक भी किया जा सकेगा। वोटर डेटा की गुणवत्ता में सुधार की सिफारिश, डिजिटल मानक को अपनाना, मतदाता सूचियां पूरी तरह से खोजने योग्य, सर्चेबल बननी चाहिए, जिसमें आप सर्च कर सकें, जिसे मानक डिजिटल फॉर्मेट, मेटा डेटा जैसे कि पैन, आई कार्ड, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, स्थानीय कोई निकाय का रिकॉर्ड है, हाउस नंबर इत्यादि यूनिक होने चाहिए, जिससे उसको सर्च किया जा सकता है और वोटर डुप्लीकेसी ना हो। तो ये तो तभी संभव है जब हम कुछ डिजिटल तरीके से एक यूनिक आईडी नंबर उनको प्रदान करेंगे, है ना? गैर प्रतिलिपीय क्षेत्र जैसे फोटो, हस्ताक्षर डिजिटल रूप से सुरक्षित रखें। वर्तमान कागजी तरीके से डुप्लीकेट और नकली प्रविष्टियां बढ़ रही हैं, डिजिटल प्रक्रिया से डेटा की स्थिरता सुनिश्चित होगी। तो ये एक अगला कारण हो गया है। पहचान सत्यापन का मजबूत आधार भी बनेगा इससे। नेक्स्ट जो है वोटर वर्गीकरण और ऑनलाइन सबमिशन। 3 समूहों में विभाजन किया जा सकता है कि भाई माइग्रेट कर गए यहाँ से, कहीं और जाकर के बस गए। दूसरा कि इनका नागरिकता सत्यापित नहीं हो पा रहा है, और तीसरा नए वोटर। ये 3 ही प्रकार के तो लोग होते हैं।
ये 3 प्रकार में आप बांट करके डिजिटलाइज आसानी से उसको कर सकते हैं। अब इसमें भी चुनौतियां कम उत्पन्न होगी। डिजिटलीकरण के फायदे क्या होंगे? पारदर्शिता और दक्षता बनी रहेगी। तो चुनाव के पश्चात जो सवाल उठाए जाते हैं कि महादेवपुरा में गलत हो गया या हरियाणा में गलत हो गया या बिहार इलेक्शन में धांधली हुई है, ये सवाल थोड़े से कम हो जाएंगे। और डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में चुनाव की स्पष्टता, पारदर्शिता और फ्री एंड फेयर इलेक्शन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ है ही नहीं डेमोक्रेसी में। तो ये प्रक्रिया सही हो पाएगा। तो इसलिए यहाँ पर कुछ पॉइंट बताए गए हैं कि जिसके कारण से डिजिटलाइज करना चाहिए SIR प्रोसेस को। समग्र प्रभाव क्या पड़ेगा तो वो देखेंगे हम लोग। लेकिन SIR क्या है? तो SIR भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा चलाई जाने वाली विशेष प्रक्रिया है जिससे मतदाता सूची का गहन सत्यापन व अद्यतन अपडेट किया जाता है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची को साफ सुथरा, सटीक और अपडेट बनाना है। जैसे नए मतदाता को ऐड करना, मृत मतदाता कोई हैं तो उनको हटा देना, कोई माइग्रेट कर गए हैं तो उनको दूसरी जगह की सूची में ऐड कर देना, और कोई नागरिक नहीं है और उसका नाम ऐड है उसमें तो उसको वहाँ से बाहर कर देना। ठीक है। 2025 से बिहार में शुरू हुआ था। फिलहाल राष्ट्रीय स्तर पर बहुत तेज़ी से हो रहा है। बंगाल से लेकर उत्तर से लेकर दक्षिण तक में सभी जगहों पर हो रहा है। उत्पत्ति और प्रारंभिक वर्ष आज़ादी के बाद सबसे पहले लोकसभा चुनाव के दौरान मतदाता सूची में कई कमियां उजागर हुई थी, जिससे जैसे महिलाओं के उस समय जो नाम होते थे तो महिलाएं अपना नाम लिखवाने से हिचकिचाती थी। NCERT पढ़िएगा, प्रथम चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग था। महिलाओं ने नाम लिखवा दिया था, चुन्नू की मम्मी, मुन्नी की मम्मी, फलाना की बुआ, उसकी पत्नी, इस प्रकार से महिलाओं ने नाम लिखवा दिए थे हमारे वोटर ID में। लिटरेसी रेट भी कम था उस समय, तो इसके कारण से बहुत सारी खामियां आई थी। तो बाद में इसको रिवाइज़ किया गया, सुधार किया गया, और फिर बाद में इसमें फ़ोटो ऐड किए गए, क्योंकि भाई अब तो फ़ोटो का ज़माना आ गया था। अब उसमें हो सकता है कि कुछ हमारे अलग आइडेंटिटी को ऐड किया जाए। इन मुद्दों को दूर करने के लिए 52 से 56 में पहला गहन संशोधन शुरू किया गया, जो घर घर जाकर के 17 करोड़ से अधिक पात्र मतदाताओं को गणना करके अलग से इंटेंसिव शुरू किया गया था। ये रिवीजन 57 सामान्य संशोधन, 61 लोकसभा चुनाव से पहले, 65 और 66 जनसांख्यिकी परिवर्तन, प्रशासनिक जटिलताओं को कम करने के लिए SIR किया गया था। ये प्रारंभिक संशोधन ECI के बढ़ती विशेषज्ञता को दर्शाते हैं कि उसने किस प्रकार से लोकतंत्र में रिफॉर्म के लिए अलग अलग समय पर प्रयास किए हैं। 80-90 दशक में भी कई सारे सुधार किए गए। चुनावी अखंडता को सही करने के लिए वोटर लिस्ट में बहुत बार सुधार किए गए हैं। अलग अलग स्तरों पर सूचियों की समस्याओं को पहचानना और आगे के बदलाव पर आधार बनी है ये। 1993 में ऐतिहासिक संशोधन मुख्य निर्वाचन आयुक्त TN सेशन के नेतृत्व में हुआ था कि मतदाता फोटो पहचान पत्र की शुरुआत की गई थी। कि फ़ोटो और बायोमेट्रिक डेटा लेकर के फ़ोटो सहित पहचान पत्र की शुरुआत की गई थी। उससे पहले के चुनाव जरा इमेजिन कीजिए, जिसमें लिखा तो हुआ है नाम लेकिन वो आदमी है ही नहीं। कैसे सत्यापित होता होगा, कैसे चुनाव होता होगा बिना फ़ोटो पहचान पत्र के, कैसे पहचान की जाती होगी, है ना। जिसमें फोटोग्राफिक सत्यापन और वितरण प्रक्रियाओं का परिष्कार हुआ था। 1995 में इसको लागू किया गया। अब 2000 के दशक में तकनीकी एकीकरण हुआ। 2000 के प्रारंभ में SIR ने तकनीक को अपनाया। डेटाबेस प्रबंधन सिस्टम का एकीकरण जो प्रबंधन को बेहतर बनाएगा, ये 2002 में किया गया था। 2003 में बिहार सहित कई राज्यों में व्यापक संशोधन किया गया। 2004 में पूर्व सुधारों का समेकित किया गया, मानक प्रक्रियाओं को पुरस्कृत किया गया। तो 2004 के बाद सभी 2025 में हो रहा है। 20 वर्षों के पश्चात से ये SIR की प्रक्रिया पूरे देश में हो रही है। फायदे क्या क्या हैं? मतदाता सूचियों की अखंडता सुनिश्चित होती है, नए और वंचित मतदाताओं का समावेशन होता है, संसाधनों का कुशल उपयोग और डेटा सटीकता बढ़ती है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया इससे मजबूत होती है। कहीं न कहीं यह प्रक्रिया जरूरी होती है लोकतंत्र के लिए। चुनौतियां क्या हैं? प्रवासी मजदूर और वंचित समूहों के लिए समस्या पैदा हो जाती है। राजनीतिक विवाद और पूर्वाग्रह के कई सारे आरोप लगते हैं, जैसे बिहार में लगे, जैसे भी बंगाल में लग रहे हैं और केरल में लग रहे हैं। समावेशिता की कमी होती है। ग्रामीण, आदिवासी या दस्तावेज रहित लोग, जो गरीब लोग होते हैं, सामान्य तौर पर जिनके पास में दस्तावेज सुरक्षित रखने का संसाधन तक नहीं होता है, वो कैसे प्रूव करेंगे कि हम इसी देश के नागरिक हैं, है ना। तो ये कुछ चुनौतियां भी बढ़ती हैं। उसके साथ साथ BLO जो होते हैं उनके ऊपर में बहुत दबाव बढ़ता है। संसाधन और समय की मांग जो है, यह श्रम साध्य प्रक्रिया है। काफ़ी ज़्यादा संसाधन खर्च होता है और काफ़ी लंबा समय भी इसमें लग जाता है।
नेक्स्ट टॉपिक है सर्कुलर इकोनॉमी। इसको ज़रा हम लोग समझेंगे। यह प्रीलिम मेंस दोनों जगह पर पूछ सकता है, खासतौर से मेंस एग्जामिनेशन में शॉर्ट आंसर में पूछा जा सकता है। दरअसल में फिनलैंड के राजदूत हैं, उन्होंने महाराष्ट्र में वहाँ के मंत्री से मुलाकात की और उस दौरान उन्होंने कहा, फिनलैंड के जो राजदूत हैं, कि हम भारत में इसके लिए रोड शो आयोजित करेंगे जागरूकता बढ़ाने के लिए सर्कुलर इकोनॉमी को लेकर के। सर्कुलर इकोनॉमी का अगला जो विश्व सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम की बैठक 2026 में भारत में ही किया जाएगा। इसको लेकर के पहले से जागरूकता कार्यक्रम चल रहा है, तो उसी के दौरान फिनलैंड ने ये चीज़ बोला है। अब हमें ज़रा समझना है कि सर्कुलर इकोनॉमी दरअसल में है क्या। सर्कुलर इकोनॉमी के आर्थिक लाभ इत्यादि पर भी आएंगे, लेकिन पहले सर्कुलर इकोनॉमी को समझते हैं, उसके बाद लाभ वगैरह को हम लोग देखेंगे। सर्कुलर इकोनॉमी यानी कि एक इकोनॉमी जिसमें कोई संसाधन का निर्माण किया गया, वो संसाधन रिसाइकल होकर के फिर से अगले संसाधन के लिए कच्चे माल के रूप में काम करे। जैसे एक कंप्यूटर बना, अब कंप्यूटर के बहुत सारे पार्ट्स ऐसे होते हैं, जब वो कंप्यूटर ख़राब भी हो जाए तो उसको फिर से रिसाइकल किया जा सकता है और रिसाइकल करके नए प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। जैसे कोई कागज़ है, तो कागज़ को क्या रिसाइकल किया जा सकता है क्या? हाँ, उन्नत तकनीकों के द्वारा उसको भी रिसाइकल किया जा सकता है या किसी और प्रोडक्ट में बदला जा सकता है। अर्थात कच्चा माल जब एक बार हमने खनन करके निकाल लिया, उसके बाद उससे जो उत्पाद बना है, तो वो उत्पाद वेस्ट न जाए, बल्कि ख़राब होने पर उसको हम रिसाइकल करके फिर से उसको कच्चे माल के तौर पर उपयोग कर लें। इसी को सर्कुलर इकोनॉमी कहा जाता है, सामान्य भाषा में इसी को कहा जाता है। एक आर्थिक मॉडल है जो पारंपरिक रेखीय अर्थव्यवस्था की, कोई संसाधन बनाया हमने और वो संसाधन खत्म हो गया, वेस्ट कर दिया हमने उसको, इसको वो सर्कुलर बना देता है। वेस्ट नहीं हुआ है, वेस्ट से फिर हम लोग वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, रिसाइकल करके उसको कच्चे माल के तौर पर उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, इसमें संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जाता है, उत्पादों को डिजाइन करते इसमें रिसाइकल, रीयूज, रीमैन्युफैक्चरिंग, RRR का फॉर्मूला होता है। इस प्रकार से लिख सकते एग्जामिनेशन में, इस आर का मतलब, इस आर का मतलब, इस आर का मतलब। अपशिष्ट न्यूनीकरण पर जोर दिया जाता है, अपशिष्ट शून्य करना मतलब वेस्ट जीरो, पर्यावरण का संरक्षण और सस्टेनेबल विकास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। जैसे प्लास्टिक की बोतल और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, बहुत सारे उत्पाद, नई तकनीक में तो हर चीज़ का ही लगभग रिसाइकल संभव है। पर्यावरण संरक्षण होगा, आर्थिक विकास होगा, इससे सामाजिक लाभ भी इससे प्राप्त होगा। सप्लाई चेन से स्थानीय समुदाय मजबूत होंगे, इनोवेशन जैसे कि ग्रीन टेक्नोलॉजी को कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा। दीर्घकालिक स्थिरता आएगी, संसाधन की कमी जैसे पानी, धातु का समाधान हो पाएगा। भविष्य की अर्थव्यवस्थाओं के लिए मजबूत होगा यह SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, कि हम संसाधनों का उचित तरीके से उपयोग करें आज की पीढ़ी, ताकि भविष्य की पीढ़ी के लिए भी संसाधन सुरक्षित रहें। हमारा दायित्व तो बनता है कि हम भविष्य की पीढ़ी के लिए संसाधन छोड़ करके जाएं, तो इस दायित्व का भी हम पालन आसानी से कर पाएंगे। नुकसान क्या है? तो उच्च प्रारंभिक लागत, रिसाइकिल वगैरह आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है, तकनीक भी इसके गहन होते हैं, इसलिए उस तकनीक को सभी जगहों पर सुलभता से उपलब्ध करवाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। जटिल कार्यान्वयन, सप्लाई चेन बदलना कठिन है, पुरानी आदतें, रैखिक मॉडल का जो है वो आदत इतना जल्दी कैसे छूटेगा। नौकरी विस्थापन, पारंपरिक उद्योग जैसे खनन में नौकरियां कम हो सकती, क्योंकि अगर कच्चे माल का डिमांड कम हो जाएगा तो जो खनन कर रहे मजदूर, वहाँ पर जॉब जो है वो कम हो सकता है। गुणवत्ता और स्केलिंग का भी है। अब प्लास्टिक का रिसाइकल इंडिया में किया जाएगा, इंडिया में ही अलग अलग जगहों पर किया जाएगा, तो उन सब की क्वालिटी जो होती है वो अलग अलग हो जाएगी रिसाइकल प्रोडक्ट की। तो रिसाइकल प्रोडक्ट एक मानक के बने पूरे विश्व में, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है अभी, तो इसको भी याद रखिएगा। ये कुछ चैलेंज मैंने आपको बताया है, पक्ष बताया है, विपक्ष बताया है। सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, भारत को क्यों आवश्यकता, ये भी पूछा जा सकता है, इसको आप लिखने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। सर्कुलर इकोनॉमी क्यों है, क्या है, और सर्कुलर इकोनॉमी की भारत को क्या आवश्यकता है, इसके पक्ष और विपक्ष में पॉइंट्स को लिखें, इस प्रकार से लिखने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग कंसर्न अराउंड संचार साथी। इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि यह काफ़ी डिटेल टॉपिक है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। संचार साथी के क्या क्या कंसर्न है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। कैसा लगा है वीडियो ज़रूर ही बताइएगा। कुछ सजेशन देना हो तो भी बता सकते हैं। कुछ सीख करके जाना चाहिए डेली।
आज जैसे सर्कुलर इकोनॉमी सीखा, तो अब इस पर अभ्यास कीजिए पढ़ने का, लिखने का। 1 मिनट लूँगा मैं। दरअसल में है क्या, बीपीएससी का जो ट्रेंड है ना पिछले 4 वर्षों में, ये इतना तेज़ी से बदला है कि जो पारंपरिक बीपीएससी के स्टूडेंट हैं वो खुद को बदल ही नहीं पा रहे हैं, और वो नहीं बदल पा रहे इसलिए हर बार बाहर हो जा रहे हैं। अब प्रीलियम में उनको रटने वाले लोग नहीं चाहिए, मेंस में उनको रटने वाले लोग नहीं चाहिए, और आप अभी भी पुराना ट्रेंड अगर फॉलो कर रहे हैं तो आपको बाहर होना पड़ेगा, आप नहीं कर सकते हैं। आप उनको चाहिए कि भाई 150 सवाल दिया है, बिल्कुल फैक्ट बेस्ड और एनालिसिस बेस्ड, उसको यूं करो, रिस्क लेकर के करो और निकल जाओ। मेंस में GS2 पेपर में अप्रॉक्स 20 सवाल लिखने होते हैं, पहले 8 सवाल लिखने होते थे, है ना। तो बहुत अंतर आ गया है भाई, कितना बड़ा अंतर है ये। इस अंतर को महसूस कीजिए, और मेरा जो है प्रयास अपने इस चैनल के थ्रू वो यही है कि बीपीएससी बच्चों के पढ़ने का तरीका बदला जाए। वो जो लूसेंट और घटना चक्र से पढ़ के आप पागल हुए जा रहे हैं, वो तरीका वो आपको छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा आपका। वो भी ज़रूरी है प्रीलियम के लिए, एक पक्ष के लिए वो भी ज़रूरी है, लेकिन आपको सोचने समझने की शक्ति को चेंज करना पड़ेगा। जिस दिशा में आप पढ़ रहे थे उसको बिल्कुल ही चेंज करना पड़ेगा। इसी के कारण से इतना डिटेल वीडियो आता है मेरा, नहीं तो 15 मिनट में मैं निपटा सकता था इसको। 4 पॉइंट बनाता, अब स्लाइड 10 मिनट बन जाता, इतना मुझे भी मेहनत नहीं करना पड़ता है, लेकिन उससे आपका कोई बेनिफिट नहीं होता है। तो कृपया पढ़ने के तरीकों में बदलाव कीजिए, नए ट्रेंड को समझिए कि क्या है नया ट्रेंड, वो आपसे क्या चाह रहा है। वो आपसे कतई नहीं चाह रहा है कि रटे रटाए जो पॉइंट्स आप पढ़ रहे थे वही पढ़ते चले जाएं, जो आप टेस्ट सीरीज़ लगा लेते हैं मेंस के पहले और पीटी से पहले और निकल जाते हैं, वो ट्रेंड कब का हवाई हो गया, नहीं होगा उससे आपका, कभी नहीं होगा। पीटी हो जाएगा, मेंस हो जाएगा, इंटरव्यू में बाहर कर देगा, क्योंकि उसको चाहिए ही नहीं आप पुराने ढर्रे के स्टूडेंट्स। तो अपना ढर्रा चेंज कर लीजिए, पढ़ने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। बहुत ज़रूरी होता है कि चीज़ों को डिटेल पढ़ें, नई चीज़ों को पढ़ें, डेली कुछ न कुछ लिखें, अभ्यास करें, ताकि आपका हर पक्ष मजबूत हो, बोलने का भी, समझने का भी, लिखने का भी और पढ़ने का भी, फैक्ट्स रटने का भी। जब सारा कुछ मजबूत होगा तब जाकर आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच आप सभी का।